हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डू क्रॉस प्रोडक्ट, that is vector product of two vectors, and then we will see observations on vector or cross product. Then we will see a property of vector product of two vectors, that is distributivity of vector product over addition. Then we will see its application, one of the applications, and that is area of a parallelogram and a triangle. Actually these two are quite related because we know the area of a triangle and area of a parallelogram are related to each other if their sides are represented by any two co-initial vectors. Then we will solve some questions to make the things clear, make the concepts which are being covered here more clear, right? तो हम जो है आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट से हमारा क्या मतलब है। व्हाट डज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट मीन? एक्चुअली वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम पहले रिप्रेजेंट तो ए क्रॉस बी से करते हैं, और इसका जो डेफिनेशन होता है वो है ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब यहाँ पर जो चीज़ें आ रही हैं उन सभी को पता करना जरूरी है। मॉड ए मॉड बी आर नॉट न्यू टू अस, मतलब ये हमारे लिए नया नहीं है। तो यहाँ पर साइन थीटा आ जाता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस थीटा होता था। और ये थीटा जो है जो हमारा डॉट प्रोडक्ट में होता था कि ये एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स होगा, तो यहाँ पर भी थीटा हमारे पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं उनके बीच का एंगल है। और ये व्हाट इज दिस एन कैप? एन कैप इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of these two vectors. These two vectors will form a plane. ये दोनों मिलके एक प्लेन बना सकते हैं, बनाएंगे, it will always. and then ये जो n कैप है वो एक यूनिट वेक्टर है जो a पर एज वेल एज b पर दोनों पर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, it is like a cross b is equal to modulus of a into modulus of b then sin theta and into n cap. n cap और हमने अभी सारी चीज़ें अपीयर हुई हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि इनके क्या क्या मीनिंग हैं। लेट अस नाउ सी सम ऑब्जर्वेशंस ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके पास ए क्रॉस बी जो है वो क्या देगा। तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, जो हमें मिलेगा वो हमेशा एक वेक्टर मिलेगा। यू कैन सी इन द डेफिनेशन इट इज एन कैप देयर, अदरवाइज दीज थ्री क्वांटिटीज आर स्केलर्स, क्योंकि आप देखिए इनकी वैल्यूज जो है नंबर्स में आएंगी, पर ड्यू टू दिस एन कैप ये जो है दिस एंटायर थिंग विल बिकम अ वेक्टर नाउ। तो हमारे पास ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारे पास है कि जब ए क्रॉस बी है हमारे पास, तो अगर ए इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो ऑब्वियस है, श्योर शॉट है। ठीक है, तो ये तो जीरो वेक्टर होगा ही। बट इफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर implies that A vector and B vector are parallel to each other, right?
तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर हैं, फिर भी हमें अगर प्रोडक्ट इसके जीरो वेक्टर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ऐसे अगर उनमें से कोई एक अगर जीरो होगा तब तो ऑब्वियस है कि वो वेक्टर्स जो है जीरो, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आएगा। ठीक है, तो फिर अगर हमारे पास यहाँ पर ये होगा कि अगर ए क्रॉस ए हम करेंगे तो वो क्या दे जाएगा, ए क्रॉस ए वेक्टर, मतलब हमारे पास अगर सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन जीरो वेक्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दैट केस साइन थीटा में थीटा जो है जीरो होगा, एंड वी नो कि साइन जीरो इज जीरो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमारे पास a क्रॉस माइनस a है तो भी ये जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्योंकि साइन पाई भी जीरो के बराबर होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि फिर हम सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कराएंगे। और फिर हमारे पास अगर पाई बाय 2 होता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का हमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, देन व्हाट विल हैपन, तो a क्रॉस b है, तो यहां पर अगर थीटा जो है वो पाई बाय 2 या 90 डिग्री है, थीटा अगर पाई बाय 2 या 90 डिग्री है, इन दैट केस a क्रॉस b जो है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा मॉड a मॉड b के बराबर। एन कैप विल ऑल्सो बी देयर, तो एन कैप यहाँ पर रहेगा, वो तो रहेगा ही, लेकिन ये जो है हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाय 2 इज 1, राइट। फिर हमारे पास एक फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसका हम बड़ा एक्सटेंसिव यूज करेंगे, वो ये है कि जैसे i क्रॉस j है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k। ठीक है, फिर क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये एन कैप आप देख रहे हैं, एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एन कैप है वो हमारा क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का मॉड मिलता है। ठीक है, ये एन कैप के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ये एक वेक्टर मिल रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एन कैप तो हमारा यूनिट वेक्टर है ना, पर क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक नया वेक्टर मिलता है जो कि उन दोनों वेक्टर जो पार्टिसिपेटिंग वेक्टर्स हैं उन दोनों के द्वारा जो प्लेन बनाया जाता है, प्लेन फॉर्म्ड बाय दोज टू पार्टिसिपेटिंग वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो i क्रॉस j k के बराबर हो गया, क्योंकि i और j जो है x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग है, तो z एक्सिस के लॉन्ग k है, तो वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना होता है। अभी हम देखते हैं j क्रॉस k, फिर इस हिसाब से क्या होना चाहिए, तो j k जो है वो i के बराबर होना चाहिए, i कैप के बराबर, फिर k और i जो है वो j कैप के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें आप ऑर्डर उल्टा करेंगे तो हमारे पास जो है ना ये डायरेक्शनल होते हैं, ये नॉन कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो j क्रॉस i जब कराएंगे, j क्रॉस i, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस k के बराबर हो जाएगा। j क्रॉस i विल बी माइनस k, इसी तरह से k क्रॉस j विल बी माइनस i एंड i क्रॉस k विल बी माइनस j। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर आप इसको ध्यान रखने के लिए ऐसा करें कि एक सर्कल पे i j k मार्क कर दें, i कैप j कैप और k कैप मार्क कर दें कहीं पर भी। ठीक है, तो i क्रॉस j जब कराएंगे तो उसका नेक्स्ट वाला आएगा, j क्रॉस k कराएंगे तो उसका नेक्स्ट वाला आएगा, और k क्रॉस i कराएंगे तो उसका नेक्स्ट वाला आएगा। समझ में आ रही है बात। और जब आपको अगर किसी कारणवश ये जो डायरेक्शन है, ये एरो का डायरेक्शन जो हमने इस सर्कल पे डाला है,
उसमें कुछ फेरबदल करना पड़ रहा है तो आपको नेक्स्ट तो आएगा पर माइनस साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। उसके बाद हमने अभी देखा कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो इस तरह से i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k जो होगा उसकी वैल्यू 0 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ऐसे तो हम जो है एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का ही यूज प्रेफर करते हैं, पर अगर उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट गेट द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स, तो उस केस के लिए हम यहां पर मॉड का यूज कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b है ना, और दोनों के मैग्नीट्यूड से रिस्पेक्टिवली प्रोडक्ट करके डिवाइड करा देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाता है, साइन थीटा के बराबर मिल जाता है, और फिर इनवर्स को यूज करके हम थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है अगर देखें तो ये जो है नॉट कॉम्यूटेटिव होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें है इट इज ऑलवेज ट्रू दैट द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव एज a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, ठीक है। यहां पर जो है अगर आप देखें तो a क्रॉस b जो होता है वो माइनस ऑफ b क्रॉस a होता है, ठीक है। मतलब अगर आप इनके ऑर्डर्स चेंज करेंगे तो आपका माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये एक मतलब आपके स्क्रू के जैसा है। तो यहाँ पर राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस होता है। उस केस में क्या होता है कि जो अगर आप ये थंब ऐसे करके रखते हैं और यहाँ पर जो है ये उंगलियां फोल्ड करके रखी हुई हैं और ये है, तो ये अगर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इधर मुड़े हुए जो फिंगर्स हैं वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो है जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर वेक्टर का भी डायरेक्शन इसी तरह का है कि अगर एक वेक्टर इस तरह का है, एक वेक्टर इस तरह का है, तो उन दोनों को अगर हम पहले इसको रख रहे हैं और बाद में इसको रख रहे हैं तो डायरेक्शन इसका अपवर्ड की तरफ होगा। अगर हम इधर से इधर चलेंगे तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। समझ में आई बात? तो ये बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि ऐसे होता है, ठीक है। तो हमारे पास अब अगला ऑब्जर्वेशन, ये तो नॉन कॉम्यूटेटिविटी हो गई, तो यहां पर हम नॉन कॉम्यूटेटिव लिख देंगे। नॉन कॉम्यूटेटिव होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। फिर हमारे पास सेवेंथ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। सेवेंथ ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आपके पास मान रखिए जे क्रॉस आई कैप है तो माइनस के होता है। तो अगर ये जे क्रॉस माइनस, ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये माइनस आ जाता है हमारा, ये हमने सर्कल बना करके भी देख लिया है। तो सेवेंथ ऑब्जर्वेशन वाज दैट ओनली। तो अब हम जो है एरिया पे आ जाते हैं। एरिया एक होता है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, कोई इनिशियल वेक्टर्स दिए हुए हैं मान रखिए, उनके जो साइड्स हैं वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर से रिप्रेजेंटेड हैं, तो इसका जो एरिया होता है वो हमें 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। तो ये सेवेंथ ऑब्जर्वेशन अब हमारा हो गया, ठीक है। इसी में अगर हमें पैरेललोग्राम का कराना है तो वी विल रिमूव दिस हाफ, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हम यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या हो जाएगा कि अगर दो साइड्स पैरेललोग्राम के ए वेक्टर और बी वेक्टर मान रखिए कि हमें एडजेसेंट वेक्टर्स पर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सम टू कोइनिशियल वेक्टर्स, तो इसका जो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो हम इस तरह से कुछ निकाल लेंगे। ये हो जाएगा ए क्रॉस बी और फिर इसका मॉड, इतना स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी देख लिया, ये ट्रायंगल बनेगा,
और ये पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल में क्या है, 1/2 करना पड़ा। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा यहाँ पर एरिया निकाल सकते हैं। समझ गए बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी मूव ऑन टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट में भी था हमारे पास, तो ये जो है यहाँ पर भी सही है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ओवर एडिशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर a क्रॉस b प्लस सी कर रहे हैं ना, तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी के बराबर हो जाएगा। दैट्स इट, यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। आपका a क्रॉस b प्लस सी है अगर, तो वो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी के बराबर होता है। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ द फोर्थ जो हमारे पास आज का पॉइंट था डिस्कस करने के लिए, वो था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड अ ट्रायंगल हुज एनी टू adjacent sides are represented by two co-initial vectors, which we have already discussed now let us move to the solved questions. Let us solve some questions based on the concepts we have covered in this session. Today's question number 1 is a cross b mod a given b given. Now we will know कि अगर हमारे पास दो रॉ वेक्टर्स दिए हुए हैं, रॉ वेक्टर मतलब वेक्टर इन दिस फॉर्म दिए हुए हैं जिसमें कि सारी चीज़ें डिटेल्ड मैनर में लिखी हुई हैं, तो हम a क्रॉस b कैसे निकालते हैं। तो a क्रॉस b पहले निकालना होगा, तब जाके हम मॉड के लिए कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट a क्रॉस b। तो यहाँ पर i j k लिखते हैं, और इसीलिए जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमारा जो यहाँ पर है सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से पता चल जाती हैं। आई जे के हमने फर्स्ट रो में लिखना होता है, फिर इनके कोफिशिएंट्स 2, 1 और 3 है, तो 2, 1, 3 हमने यहाँ लिखा। 3, 5 और -2, तो 3, 5 और -2। देखिए हमने सब सारी चीज़ें वो कंसीडर करी हैं, यहाँ पर कोई साइन वगैरह भी मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद जैसे डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करते हैं, वी डू द सेम थिंग, और हम यूजुअली फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आई कैप लिखा, 1 - 2 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2, और ये -15 आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, माइनस जे कैप जैसे डिटर्मिनेंट में होता है, इसके पोजीशन की साइन -j हो गया। फिर इस कॉलम को और इस रो को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास 2 - 2 और 3 3 बचा। तो 2 - 2 इज -4 हो गया ना, 2 × -2 तो -4, एंड 3 3 तो -9 हम लिखेंगे। फिर यहाँ पर के कैप भी लिखेंगे, ये प्लस साइन ही है इसका। फिर हम इस कॉलम और इस रो को डिलीट करके जो डिटर्मिनेंट बन रहा है उसकी वैल्यू इवेल्युएट कराएंगे, तो वो है 10 - 3। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो आ रहा है वो है -17 आई कैप, फिर यहाँ पर आ रहा है +13 जे कैप, और फिर ये आ रहा है +7 के कैप। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a + b एंड a - b where a = i + j + k and b vector = i कैप +2 j कैप +3 k कैप। मतलब ये है कि यहाँ पर a और b दो अलग अलग वेक्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन हमें जो है वो यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a + b एंड a - b। एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट हमें यही देता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम किसी भी दो वेक्टर्स का जब करते हैं तो वी गेट अ न्यू वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द 2 गिवन वेक्टर्स। मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले ये जो चीज़ें हैं ये निकालनी पड़ेगी। तो हम a वेक्टर प्लस b वेक्टर अगर कर रहे हैं, तो हम जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। तो ये 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा, 2i कैप हो जाएगा। j + 2j तो 3j कैप हो जाएगा, और k + 3k तो ये 4k कैप हो जाएगा। ठीक है, और फिर a - b अगर हम निकालेंगे तो वो माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो i कैप तो माइनस होके 0 बन गया,
j माइनस 2j तो माइनस j हो जाएगा, और k माइनस 3k तो माइनस 2k हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें एक नया वेक्टर चाहिए तो हम इसको c वेक्टर ले लेते हैं। कोई भी चीज़ जब भी आप बीच में सपोज करते हो तो ब्रैकेट में आप c लिख सकते हो, से लिख सकते हो। यहाँ पर भी हमने वही किया है, यहाँ से लिख दिया, d हमने सपोज किया तो से लिख दिया, क्योंकि लेट हम यहाँ उस तरह से कर नहीं सकते कि लेटस सपोज या वो, क्योंकि ये हम इन बिटवीन या कहिए कि लास्ट में हम कर रहे हैं, तो हम से लिख के काम चला लेते हैं इस केस में। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको आ गया होगा, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमें जो है एक अगर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, परपेंडिकुलर वेक्टर अगर चाहिए हमें, तो हमें जो है नाउ अ वेक्टर perpendicular to a plus b and a minus b is given by a plus b क्रॉस a माइनस b। ठीक है, या फिर कहिए कि चूंकि हमने c और d वेक्टर ले लिया है तो c क्रॉस d भी लिख सकते हैं। और फिर अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया था वही हम यहाँ पर करेंगे। आई जे के लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर 2 है, 3 4, 2 3 4 एंड देन 0 -1 -2। ठीक है, फिर हम इसको इवेलुएट कराते हैं। इवेलुएट जब कराएंगे तो आई कैप जैसे डिटर्मिनेंट कराते हैं तो ये -6 आ गया, और फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। ठीक है, माइनस जे कैप ये आ जाएगा -4 और दूसरा 0 ही है। फिर यहाँ पर के कैप आ जाएगा, यहाँ पर ये आ गया -2 और ये -0। समझ में आ रही बात? तो ये आ जाएगा -6 + 4 तो -2 हो जाएगा, -2 आई कैप। ये आ जाएगा +4 जे कैप और ये आ जाएगा -2 के कैप। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। फिर आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यूनिट वेक्टर। तो हम जो है ये तो परपेंडिकुलर मिल गया, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a + b एंड a - b मिल गया। अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, तो हम इसको चाहें तो ई वेक्टर सपोज कर सकते हैं, तो ई वेक्टर और फिर हम यहाँ पर से लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड वेक्टर, देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज, मतलब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या वही था ना, यूनिट वेक्टर। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ई कैप होगा, जो कि ई वेक्टर बाय मॉड ऑफ ई वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो यही होता है, किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करा देते हैं तो यू गेट अ वेक्टर विच इज यूनिट वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन ऑलरेडी उस वेक्टर का होता है पहले से वही रहता है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप हो गया, और अपॉन में आ जाएगा √4 + 16 + 4। तो इस तरह से √24 हो गया, है ना। तो ये जो है क्या दे जा रहा है, 24 है, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 2√6 लिख सकते हैं, और ऊपर से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, मान रखिए। तो यहाँ पर -i + 2j -k 2 कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पर 2√6 हो जाएगा ना, 24 रूट अंडर है, √24 की जो हम मिक्स्ड साइड लिखते हैं तो वो 2√6 आ जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो आया है वही हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर टू जो गिवन वेक्टर्स हैं a + b एंड a - b। ठीक है, लेट अस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या है कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल having the points 1 1 1 1 2 3 and 2 3 1 as its vertices. This is question number 3. तो हम इसके लिए यहाँ पर जैसे एक ट्रायंगल अगर हम बना लें तो ये अगर A है तो 1 1 1 है, ठीक है, B है तो 1 2 3 है, और C अगर है तो वो है 2 3 1। ठीक है,
अब हमें कोई भी दो कोइनिशियल वेक्टर्स चाहिए। तो लेट अस सपोज कि हमने AC और AB निकाल लिया। तो AC वेक्टर निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 2 - 1 तो 1 लिखेंगे और I कैप हो जाएगा। 3 - 1 तो यहाँ पर 2 J कैप हो जाएगा। 1 - 1 तो यहाँ पर K कैप वाला टर्म आएगा नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर AB वेक्टर के लिए B का जो कोऑर्डिनेट है उसमें A के कोऑर्डिनेट को रिस्पेक्टिवली माइनस करा करके जब हम X का करेंगे माइनस तो I कैप, Y का करेंगे तो J कैप और Z का कराएंगे तो K कैप लगाएंगे। तो 1 - 1 तो ये तो खत्म हो गया। 2 - 1 तो यहाँ पर J हो जाएगा और 3 - 1 तो 2K हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें एरिया चाहिए। एरिया के लिए हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी हाफ मॉड AC क्रॉस AB, ठीक है। तो ये आ जाएगा हाफ और यहाँ पर मॉड भी है और क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा है कि कैसे निकालते हैं। तो यहाँ 1 2 है तो यहाँ 1 2 और 0। यहाँ पर I टर्म I कैप वाला टर्म है नहीं, J है 1 और K है 2, ठीक है। और ऊपर हमें फर्स्ट कॉलम में I J K लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम एक ये डिटर्मिनेंट इवेलुएट कराएंगे। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, मॉड के अंदर में ही निकालते हैं हम। I कैप यहाँ पर ये जो I कैप है, ठीक है, I कैप हो गया। उस कॉलम में छोड़िए तो ये 2 2 4 हो गया, -0 तो 4 हो गया, तो 4 I कैप हो गया, ठीक है। माइनस ये J कैप आएगा तो ये 2 आ गया तो 2 J कैप आ गया, ठीक है। K कैप के लिए यहाँ पर छोड़िए 1 तो यहाँ पर प्लस K कैप ही आ गया, ठीक है। अब इनके मॉड निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 रूट अंडर ऑफ 16 + 4 + 1, ठीक है। तो ये आ गया रूट अंडर ऑफ 21/2, ठीक है। अब एरिया है तो यूनिट स्क्वायर हम लिख देते हैं, तो यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। नाउ कम्स द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसमें क्या है, हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय वेक्टर्स A एंड B। यहाँ पर ऑलरेडी एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए सीधा सीधा मॉड्यूलस ऑफ A क्रॉस B कराएंगे। तो यहाँ मॉड डाल देते हैं, यहाँ I J K, फिर जो प्रोसीजर है वो लगा देते हैं। ये हो जाएगा 3 1 4 1 - 1 1, ठीक है। और मॉड क्लोज्ड, तो यहाँ पर मॉड कराया I, ये आ जाएगा 1 + 4, ठीक है। माइनस J कैप तो ये आ जाएगा 3 - 4 और प्लस K कैप और ये आ जाएगा -3 - 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मॉड क्लोज्ड। इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ रहा है, मॉड ऑफ 5I कैप प्लस J कैप और -4 K कैप। तो ये आ जाएगा 25 + 1 + 16। तो ये कितना आ रहा है, तो अगर आप देखें तो ये आ रहा है रूट अंडर ऑफ 42। रूट अंडर ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो रूट अंडर ऑफ 42 स्क्वायर यूनिट्स इस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। समझ में आ गई बात। बिफोर गोइंग एनी फर्दर लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो है A क्रॉस B का मॉड निकालना है। वी हैव ऑलरेडी गॉट A क्रॉस B, तो हम A क्रॉस B का मॉड कैसे निकालते हैं, तो मॉड निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए -17 का स्क्वायर जो कि 289 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। इनको हम सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, 7 0 और 5 507 आ गया रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस तरह से हमने आज जो है क्वेश्चन 1 2 3 और 4 मतलब इन टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किए।
जो कि आज जो हमने पढ़े उसके कंसेप्ट्स पर बेस्ड था। तो आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट्स और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में, चूंकि अब हमारा ये जो वेक्टर्स है वो ख़त्म हो गया है, तो हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरू करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ बी देयर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।